आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर फिजिक्स में है कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो सीबीएसई में क्लास 10th में चैप्टर नहीं है, ये आईसीएसई बोर्ड में है। ओके, तो कैलोरीमेट्री का मीनिंग होता है कि हीट से रिलेटेड जो हम लोग स्टडी करते हैं, यानी हीट को मेजरमेंट करना या हीट के इफेक्ट या जो भी प्रोसेस है, किससे रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जो स्टडी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। तो पहले तो कैलोरीमेट्री का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कैलोरीमेट्री से ही रिलेटेड मीनिंग तो जो मैंने बताई थी आपको, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम पानी या किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसमें कितनी हीट लग रही है, या दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, दो टेम्परेचर है दो बॉडी में, उसको मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर, उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर हीट की यूनिट, थोड़ा बहुत कन्वर्जन देख लेंगे, कैलोरीज और जूल। ओके, कन्वर्जन देख लेंगे। उसके बाद देखिए लेटेंट हीट है, जहाँ पर लॉस एंड गेन ऑफ हीट होता है, कब, इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है ना, जैसे कि वाटर से, बॉइलिंग वाटर से अगर स्टीम बन रहा है, या फिर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें भी क्या हीट या एनर्जी की ज़रूरत होगी क्या, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है ना, और फिर देखो उसका ग्राफ है, ग्राफ आता है एग्जाम में, हीट का जो चेंज होता है उसका स्टेट, इससे रिलेटेड ग्राफ है, वो भी ग्राफ भी आएगा आपको। खैर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसे जस्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करूँगा, समझेगा नहीं, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, और जो जो एक एक टॉपिक मैं इसे कवर करा रहा हूँ तो पॉज करके पहले उसको नोट कर लेना, उसके बाद ही कंटिन्यू करना वीडियो, तो बेहतर होगा। ठीक है ना, तो पार्ट ए में दिया हुआ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ वी नो दैट द ईच सब्सटेंस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि कुछ भी मैटर या सब्सटेंस बना हुआ है, किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। द मॉलिक्यूल इज सब्सटेंस आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ईच मॉलिक्यूल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल। तो ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या मोशन होता रहता है ना, मोशन होता रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे कि सॉलिड है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो सॉलिड है। ठीक है, इस तरह लिक्विड है, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड, इसीलिए वो लिक्विड है ना। गैस में तो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल मोशन करते रहते हैं, मीन्स उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन करना मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है तो डेफिनेटली एक एनर्जी का आ गया, वर्ड क्या आ गया, एनर्जी। एनर्जी आ गया तो बस हीट से तुम कनेक्ट करो, क्योंकि हीट क्या है, हीट भी एक एनर्जी है। हीट क्या है, हीट भी एक एनर्जी है। जस्ट एग्जांपल, जैसे पेन है, अगर इस पेन को मैं काइनेटिक एनर्जी दे दूँ और बुक में मैं इसको रब करूँ, इस तरह रब करूँ, तो काइनेटिक एनर्जी है पेन में, है कि नहीं है, यस और नो है। तो यहाँ पे देखोगे आप, थोड़ा हीट हो जाएगा, है ना, हीट हुआ, क्योंकि एनर्जी तो आपको पता है कि एनर्जी को हम ना ही तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैंने ये काइनेटिक एनर्जी दिया, अब आप बोला सर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये मेरे बॉडी के केमिकल एनर्जी से आ रही है, मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ ना, ताकत लगा रहा हूँ ना, है ना, तो इससे मेरी कैलोरीज लूज हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो हीट हुआ या जो भी फ्रिक्शन हुआ यहाँ पर, वो आपका उसमें एयर में गया हुआ एनर्जी। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सब ओवरऑल टोटल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल जो मोशन कर रहे हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक काइनेटिक भी होता है, एक जाएगा दूर फिर पास आएगा, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी, उन्हीं का जो ओवरऑल टोटल सम है उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इन शॉर्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन मूव कर रहे हैं काइनेटिक, उनके अंदर जो भी एनर्जी है उनको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट एनर्जी। ठीक है, जो भी इंटरनल एनर्जी है
मॉलिक्यूल्स की, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है। सो अब ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये हॉट बॉडी हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी। हॉट बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी हॉट होती है ना, उनके अंदर उनके जो मॉलिक्यूल्स में मोशन बहुत तेज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, मॉलिक्यूल भागते हैं तेज़ी से इधर उधर। जब बॉडी को हॉट करो, जैसे पानी गर्म करो, ठीक है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर उधर बहुत तेज़ी से भागते हैं, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत है, और वही सब तो इंटरनल एनर्जी है ना, और उसी को हम हीट कह रहे हैं। तो हॉट बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में मोशन बहुत तेज़ होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, इसलिए उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपेयर टू आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी। व्हेन अ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड बॉडी, तो कोल्ड बॉडी वार्म्स अप व्हाइल द हॉट बॉडी कूल्स डाउन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है हीट का, कि समझो कि तुमने ठंडा पानी लिया 5 सेल्सियस का ले लिया समझो, ठीक है ना, 5 सेल्सियस का, और एक गर्म पानी लिया 50 सेल्सियस का ले लिया। ओके, तो क्या होगा, दोनों पानी को जब मिक्स करोगे तो जो गर्म वाला पानी जो जो टेम्परेचर का ज़्यादा है ना, वो कोल्ड वालों का टेम्परेचर देगा, मतलब कोल्ड बॉडी टेम्परेचर गेन करेगी, बढ़ाएगी अपना, हॉट बॉडी लूज करेगी, फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों एक पॉइंट में इक्विलिब्रियम में आएंगे। वो गर्म पानी थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा पानी थोड़ा गर्म होगा, मिलके जैसे एक 50 था और एक 5 है, तो मिलके एक पॉइंट में आ जाएंगे। 45 है या 40 जो भी है, वो डिपेंड करता है फिर कितना पानी मिक्स कर रहे हो, कितना मास मिक्स कर रहे हो तुम, ठंडा पानी कितना लिया है, गर्म पानी कितना लिया हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे कि एक 10 सेल्सियस पानी है, ठीक है, 10 सेल्सियस का है, अगर सेम मास है तो ये ठंडा पानी है 10 सेल्सियस का, देखो 10 सेल्सियस का, और एक है 30 सेल्सियस का वाटर, मास सेम है दोनों में, मतलब क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो ये क्या करेगा, ये +10 करेगा और ये -10 कर देगा, ये 10 लूज करेगा। अरे भाई, ये 10 जो लूज कर रहा वही तो उसको दे रहा है इस वाले को, ए वाले वाटर को, है ना। जो 10 कम हुआ मतलब 10 इसने लिया, कम वाले ने ले लिया। 10 ही क्यों लिया? 10 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, दोनों पानी मिलके देखो 20 सेल्सियस हो रहे हैं, हो ना। देखो 10 बढ़ के 10 + 10 20, 30 - 10 20, अगर सेम मास है तो बात समझ में आ रही। तो बात वो भी है ना कि 10 ही क्यों सर, तो क्योंकि यहीं पे इक्विलिब्रियम हुआ जा रहा है, दोनों बराबर आए जा रहे हैं ना, ये 20 हुआ रहा है, ये भी 20 हुआ जा रहा है। कब? इसका 10 कम होने पर, इसका 10 बढ़ने पर, दोनों बराबर हो गए। रस्सी खींच रहे हो तुम, जब दोनों बराबर ही हैं हिलेगा नहीं, बस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पर आके ओवरऑल जब मिक्सचर होगा बॉडी का, दो बॉडी का, हॉट बॉडी है कोल्ड बॉडी का, तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी के कॉन्टैक्ट में कोल्ड बॉडी टेम्परेचर गेन करेगी, हॉट बॉडी टेम्परेचर लूज करेगी। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो कोल्ड बॉडी, यहाँ पे लिख सकते हो हॉट बॉडी। ठीक है ना, चलो, जो भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, इट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो फ्लो करती है, किस तरफ फ्लो करती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ इंटरनल एनर्जी फ्लो करती है। इसका डायरेक्शन बता रहे हैं, कब? व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, मिक्स कर दिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया। ठीक है ना, तो याद रखना इसका डायरेक्शन क्या, एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी, ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो मेजरेबल क्वांटिटी, पता ही है आपको। द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। देखो यही इसी क्वांटिटी को, हीट की जो क्वांटिटी को कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है हीट की या कैलोरीमेट्री की? हीट की जूल, ये पता ही है हमें, जूल। यहाँ पर एनर्जी वर्ड आ गया तो जूल तो तुम्हें लगना ही लगना है फॉर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के लिए। ठीक है ना, अदरवाइज ईआरजी लगेगा सीजीएस यूनिट के लिए। सो द अदर मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ इस कैलोरी। तो एक और है यूनिट, इसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। अभी आगे मैं कन्वर्सन बताऊंगा।
तो 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेल्सियस। बात समझो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 कैलोरी मतलब क्या सर? आप बोलेंगे 1 कैलोरी मतलब क्या है? तो 1 कैलोरी, अगर हम बोलेंगे 1 कैलोरी दे दो मुझे, तो 1 कैलोरी दे दो का मतलब क्या हुआ कि ये 1 ग्राम वाटर में, आपने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम वाटर को टेम्परेचर देना है या बढ़ाना है, ठीक है ना, को 1 सेल्सियस टेम्परेचर गेन, ठीक है ना। सुन लो, 1 ग्राम वाटर को अगर हमें 1 सेल्सियस टेम्परेचर गेन करना है, उसमें 1 सेल्सियस पानी, 1 सेल्सियस टेम्परेचर या हीट बढ़ाना है 1 सेल्सियस, कितने पानी को? 1 ग्राम वाटर को, तो उसी को हम कहेंगे 1 कैलोरी हमारा खर्चा होगा। आसान लफ्ज़ों में, अल्फाजों में, ठीक है ना। क्या बनेंगे? 1 ग्राम वाटर। देखो वाटर का वजन भी देखो, 2 ग्राम वाटर तो चीज़ अलग होगी ना, भी 2 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना है। तो टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस बढ़ाना है 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर लिया, उसका 1 सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमने बढ़ाया, तो हमने कितना हीट खर्चा किया? 1 कैलोरी खर्चा किया। ओके, सो 1 कैलोरी इज अ हीट, 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम, एग्जाम्पल के तौर पे 14.5 सेल्सियस टू 15.5 हमने कर दिया। पहले वाटर 1 ग्राम वाटर था हमारे पास, ठीक है ना, आपने पतीले में लिया, पतीला बोले तो क्या? टोप, है ना, टोप भी बोलते हैं हम लोग, भगोना, टोप, ठीक है ना, फ्लास्क, कुछ भी ले लो। तो 14.5 सेल्सियस था उसमें, उसका जो टेम्परेचर वाटर का। अब वाटर का क्वांटिटी कितनी थी? 1 ग्राम। उस 14.5 को हमने कितना कर दिया? 15.5, हमने गैस चलाई, 15.5 कर दिया। मतलब क्या हुआ उसका? हमने 1 कैलोरी खर्चा किया, हमने 1 कैलोरी दी, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की उस वाटर में, ठीक है ना। और तो 1 कैलोरी बोलेंगे, जल गया मतलब फिर वो स्टीम में बदल जाएगा, हवा में चली जाएगी पास होकर एनर्जी, ठीक है ना, हवा में खो जाएगा। भैया तो इतनी है कि हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है, क्योंकि कैलोरी को हम लोग एसआई यूनिट में नहीं लेते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू वॉट? 4.186 जूल, मतलब 4.2 जूल भी कह सकते हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो ये जो जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ फॉर्मूले, तुम लोग अपनी देखो, पेन कॉपी लेके बैठना है, ऐसे दर्शक बन के नहीं, दर्शक नहीं बनना है, पार्टिसिपेंट बनना है। क्या समझे? दर्शक नहीं बनेंगे, पार्टिसिपेंट बनेंगे। पढ़ने का एक तरीका होता है ना कि पेन कॉपी लेके बैठो आप, और जो इम्पोर्टेंट में फॉर्मूले आ रहे हैं उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डालो, और उसके नीचे उसका फॉर्मूला तुम लिखते जाओ, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम भी हेल्पफुल होगा। और जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब न्यूमेरिकल, क्योंकि ये भी चैप्टर में आता है, बस ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, इससे भी इलेक्ट्रिक चैप्टर हुआ, ये चैप्टर हुआ, थ्योरी थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ पे लिख दूँ, और अपने बुक में ना जो हेडर होता है ना, जगह होती है उसको अच्छा फिल किया करो, जिसे कि ऊपर ऊपर दिख जाए तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल होता है, या 4.2 जूल भी कह सकते हो। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 ले लेना तुम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, हेडर या फिर फुटर में आप लिख सकते हो। तो इसके बाद एक कैलोरी का कन्वर्जन है कि 1 किलो कैलोरी में, ये तो सीधी बात है, किलो वर्ड मतलब 1000 हो गया है ना। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी, ठीक है ना। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी, जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 जूल को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अरे भाई देखो, यहाँ पे देखो, 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी हुए? 1000 हुए। चलो अच्छा ठीक है। देखो 1 कैलोरी में कितने जूल थे? 4.2 जूल थे। इसका मतलब 1000 कैलोरी में, 1000 कैलोरी हो गया ना, 1000 कैलोरी में कितने जूल होंगे? 4.2 इंटू 1000 कर दोगे, है ना, सीधी सीधी बात है। तो 4200 जूल, 1000 कैलोरी मतलब 1 किलो कैलोरी, तो
1000 कैलोरी लिखो, या बहुत लंबा आपको पढ़ना पड़ रहा है, मुँह थक रहा है आपका, तो 1 किलो कैलोरी बोल दो। क्या बोल दो? 1 किलो कैलोरी। शॉर्ट में बोल दिया हम 1 किलो बोल देंगे, हम स्टैंडर्ड है थोड़ा, है ना। तो 1000 कैलोरी जगह हमने 1 किलो कैलोरी कर दिया, और 4200 जूल यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना। वीडियो पॉज कर करके देखना, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर समझना है तो। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने की हैं उसको। ओके, तो ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ तक कहा था कि 1 कैलोरी को हम, मतलब क्या है ये, अगर उसका काम ले लें, काम के टर्म में, वर्क के टर्म में, हमने ये कहा था कि 1 ग्राम वाटर को एक 1 सेल्सियस हमने बढ़ाया टेम्परेचर, 1 सेल्सियस इंक्रीज किया। ठीक है, इसका मतलब 1000 कैलोरी हमने अगर खर्चा कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 कैलोरी का मतलब क्या हो गया? मतलब 1000 ग्राम वाटर को तुमने गर्म कर दिया। कितना गर्म कर दिया? 1 सेल्सियस बढ़ा दिया, 1 सेल्सियस, 1000 कैलोरी में 1000 ग्राम वाटर, मतलब 1000 बहुत लंबा सा लग रहा है ना, तो 1 किलो कर लिख दो ना, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 किलो। तो 1 किलो कैलोरी हमने खर्चा की, किसके लिए? अगर तुम 1 किलो, पहले 1 ग्राम पानी, सर 1 ग्राम पानी क्या होता है, चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो 1 किलो कैलोरी हमने खर्चा की 1 किलोग्राम वाटर लेकर, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने? 1 सेल्सियस। ठीक है ना, हमने 1 सेल्सियस बढ़ा दिया, 1 किलो, मतलब 1 सेल्सियस पर 1 किलो वाटर को हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मतलब पानी लिया हमने टोप में, कितना? 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, और उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस राइज किया, तो हमने कितनी कैलोरी खर्चा कर दी? 1 किलो कैलोरी, मतलब 1000 कैलोरी। तो सीधा सा ये सिंपल सा इसका फंडा है, तो इसमें तो किसी तरह कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसी तरह 2 सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो 2 किलो, 3 सेल्सियस 3 किलो कैलोरी, ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो किलो से, चाहो तो आप टेम्परेचर, दोनों चीज़ें भी है ना, दोनों भी चीज़ें है ना। क्या हम 1 सेल्सियस ही बढ़ाना है क्या? हमें सर 50 सेल्सियस पानी बढ़ाना है, और टेम्परेचर बढ़ाना है पानी का 50 सेल्सियस। कितने पानी का? 1 किलो पानी का सर, तो आपको 50 किलो कैलोरी लग जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो आज आप कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी बार हमने आपको सेल्सियस और टेम्परेचर बताया। तो टेम्परेचर मतलब क्या? जो हीट का देखो, जो डायरेक्शन बताया, फ्लो ऑफ हीट, हीट किस तरफ फ्लो हो रही है, मतलब कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, मतलब हॉट बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो रहा है और कोल्ड बॉडी में बढ़ रहा है। मतलब किसी बॉडी में हीट आना, किसी बॉडी में हीट आना मतलब टेम्परेचर आ रहा है ना। किसी बॉडी में, क्या बोला था मैंने? टेम्परेचर, हाँ, हीट आ रही मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है ना। किसी बॉडी में अगर हीट आ रही है, इनकमिंग हो रही है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर राइज हो रहा है। देखो, किसी बॉडी में क्या हो रहा है कि हीट गेन हो रहा है किसी बॉडी में, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजिंग। और टेम्परेचर को किस क्वांटिटी में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं? सेल्सियस में। इंक्रीजिंग, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट आ रही है उस बॉडी में, हीट हो रही है बॉडी में, हमें गर्म लग रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए पैरामीटर विच टेल द, पैरामीटर है जिससे कि हमें एक क्वांटिटी या कुछ एक पता चलेगा, बॉडी हॉट है कि कोल्ड है, पैरामीटर ही है ना। ज़्यादा सेल्सियस होगा तो बॉडी हॉट है, कम सेल्सियस माइनस में तो मतलब कोल्ड है, आइस है। विच टेल द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, थर्मल स्टेट मतलब, थर्मल का मतलब हीट, हीट का स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, द डिग्री ऑफ, क्या बताता है? हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो चलो, ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है क्लास में, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर पता है, ये सेल्सियस है, लेकिन ये एसआई यूनिट में हम लोग नहीं लेते हैं। एसआई यूनिट के लिए हम लोग क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं, ये याद रखना। एसआई यूनिट क्या है हमारी? केल्विन। ठीक है ना।
टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। किसी भी सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो अगर तुम्हें समझो सेल्सियस दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तुम्हें कितना दिया हुआ है 10 सेल्सियस दिया हुआ है, और तुम्हें बदलना है केल्विन में, क्या कर दो +273 कर दो, खत्म बात, हो जाएगा केल्विन। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 10 + 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 283, और अब इसका नाम हो जाएगा केल्विन। ठीक है ना। +273 उल्टा आना है, केल्विन से सेल्सियस में आना है तो -273 कर दो। तो +273 याद रखना, कुछ भी सेल्सियस में दिया हुआ है +273 कर देंगे। 273 पॉइंट कुछ होता है, बट आप इतनी छूट है आपको क्लास 10th में कि 273 ले लो राउंड फिगर, प्लस कर दोगे तो केल्विन हो जाएगा। कितना भी तुम्हें सेल्सियस दिया हुआ है प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट तो पूरे मतलब फिजिक्स मैथ सब जगह चलनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हीट और टेम्परेचर के देखो डिफरेंस बिटवीन देख लो। तो टेम्परेचर जैसे मैंने कहा कि ये तो एक क्वांटिटी बता रही है कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई डिग्री में, है ना, डिग्री या सेल्सियस या फिर केल्विन में। हीट तो एक पूरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर कोई एनर्जी थोड़ी ना है। टेम्परेचर तो उस एनर्जी की क्वांटिटी बता रहा है, हीट तो एक एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। देखो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained due to random motion and attractive force of molecules. Okay, and temperature is a quantity which determine the direction of flow of heat on keeping the two bodies at different temperature in contact. ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन बॉडी डिपेंड ऑन द मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस। मतलब बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है हीट, टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन। जो भी बॉडी के अंदर रैंडम मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में उस बॉडी के अंदर, तो वो उस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर। ठीक है ना। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर। देख लो दो बॉडीज हैं जिनकी क्वांटिटी सेम है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब हीट की क्वांटिटी सेम है, फिर भी टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर, अगर इसी तरह दो बॉडी हैं और टेम्परेचर सेम है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि एक मेटल है एक प्लास्टिक है, दोनों में हीट तो सेम है, अंदर जो मॉलिक्यूल में जो मोशन हो रहा है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी हो सकता है टेम्परेचर अलग अलग बता दे दोनों का, हीट सेम होने का। और साथ में ये भी हो सकता है कि दो बॉडी हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन द टेम्परेचर। इसी तरह अगर दो टेम्परेचर किसी बॉडी के दो टेम्परेचर सेम बता रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि वाटर है और या कोई एक और सॉलिड कोई हीट, कोई वाटर है उसकी जो टेम्परेचर है समझो 30 सेल्सियस है। ठीक है। साथ में कुछ और ले लो क्वांटिटी, कुछ और बॉडी ले लो, जैसे कि कोई सॉलिड बॉडी है। ठीक है ना। सॉलिड बॉडी है, समझो कि लकड़ी ले लो, चलो अच्छा, और लकड़ी की तुमने गर्म किया या जला रहे हो लकड़ी, गर्म करने जा रहे हो जो भी है, उसका भी टेम्परेचर कितना आ रहा है 30 सेल्सियस नाप के बता रहे हो कि 30 सेल्सियस है, लेकिन फिर भी दोनों बॉडी में हीट अलग अलग हो सकती है। क्योंकि हीट कितनी है डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड, हीट तो पूरे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट किस पर डिपेंड है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो कैसे हो रही है, फ्लो किस हिसाब से हो रही है, किस स्पीड में हो रही है। ठीक है ना। उसका डायरेक्शन मेनली वो टेम्परेचर बता रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि दो बॉडी में अगर हीट सेम है, एनर्जी हीट सेम है, मतलब क्या, मतलब उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि उस दोनों बॉडी का टेम्परेचर भी सेम होगा। ये तो बस आपके मैटर के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी मटेरियल में फ्लो फास्ट होता है हीट का, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे नहीं कोई चीज़ हमने दूध गर्म किया बच्चे का शीशे में दूध, तो अक्सर ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पानी में रख देते हैं, पानी के टोप, मतलब टोप में पानी लेते हैं और शीशे में रख देते हैं। एक थोड़ा सा मैं जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इसे रिलेट कर पाओ यार, दूध जल्दी से ठंडा हो जाए। बाहर एयर पे ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ठंडा तभी भी होगा, लेकिन पानी में जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि पानी हीट जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगी। तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है, फिर इसीलिए कह रहे हैं फ्लो जो होता है हीट का बॉडी पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज़बरदस्त जो हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट एब्जॉर्ब ही कह लो, ओके, तो ये होता है कॉपर का। जो कॉपर होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये उसका नेचर है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उस पर।
ठीक है ना। देखो बाद में देखिए एक और डिफरेंस बिटवीन रह गया, व्हेन द टू बॉडीज प्लेस इन कॉन्टैक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, ठीक है ना। दोनों बॉडी का हीट का जो सम रहेगा उसी के बराबर, लाइक उसका एवरेज आ जाएगा टू बॉडीज का दो रखी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक वाटर है 10 सेल्सियस, एक वाटर है 30 सेल्सियस, दोनों मिलाया तो 20 सेल्सियस हो गया। When two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is the temperature between the two temperature, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ओके, और यहाँ पर आ रहा है सम आ रहा है, टोटल आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों बॉडी की हीट को हमने टोटल कर दिया तो उतनी हीट हो गई, ओके, दो बॉडी की हीट। और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर दो टेम्परेचर का एवरेज, मतलब दोनों का प्लस क्या डिवाइड बाई 2, ऐसा आप कह सकते हो एवरेज। या वो भी डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी मास कितना है, दोनों बॉडी का नेचर क्या है। ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे मैंने कहा कि 10 सेल्सियस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था क्या कि एक बॉडी का सेल्सियस कितना है 10 है और एक बॉडी का 30 है, दोनों को मिलाया, इसने 10 बढ़ाया, इसने 10 घटाया, 20 हो गया। तो ये भी ज़रूरी नहीं है 10 घटाया 10 बढ़ाया, ये डिपेंड क्या करता है इन दोनों बॉडी के मास, अगर मास इक्वल है और इनका नेचर भी वही है तब तो ठीक है। अब हो सकता हो किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग हो, किसी की अलग हो, बता दो अभी यहाँ से पता चलेगा इसका मतलब, ठीक है। तो देखो थर्मल और हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज, देखो फ्रॉम और एवरीबॉडी एक्सपीरियंस वी फाइंड दैट डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, different body require different amount of heat energy for equal rise their temperature in their temperature। तो देखो जैसे कि तुमने है ना पानी गर्म किया और तुम गर्म कर रहे हो मिल्क ले लें, या मिल्क तो वाटर का वैसे ही सेम हो जाएगा। आप एग्जांपल में कोई ऑयल ले लिया आपने, ठीक है, ऑयल आप घर में आमलेट बना रहे हो तो तेल गर्म करते हैं ना, ऑयल ले लिया, ठीक है। तो जितनी देर में पानी गर्म हो रहा है, जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी देर में पानी गर्म हुआ जा रहा है उतनी ही देर में ऑयल भी गर्म हो जाए, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर राइज सेम टाइम पर हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी देर मतलब जितनी एनर्जी तुमने दिया ऑयल को और जितनी एनर्जी दिया तुमने वाटर को, दोनों का टेम्परेचर उतना बढ़ जाए। मैंने कहा ना ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी, उस बॉडी की अपनी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो थर्मल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एग्जांपल इसका बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे देखो जो सैंडी एरिया होते हैं ना, डिजर्ट एरिया में आप देखोगे कि दोपहर को बहुत गर्म हवा या गर्मी लगती है, आफ्टरनून यानी दोपहर को बहुत गर्मी लगती है, लेकिन रात में इसी का उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है, उतनी ही ठंडी, मतलब काफ़ी कोल्ड हो जाता है, काफ़ी ठंडा फील होता है उन एरियाज़ में, डिजर्ट एरियाज में। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि जो सैंडी एरिया है ना, सैंड सिलिकॉन, उसकी हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। मतलब वो जो रेत होती है ना, रेत बालू सैंड, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, ठीक है। अब धूप आई, तेज़ धूप आई, बहुत जल्दी गर्म हो गई, तभी तो बोलते हैं डिजर्ट एरिया में गर्मी क्यों लगती है इतनी, उसका रीज़न यही है, उसका मेन रीज़न यही है। ऐसा नहीं कि उसमें वहाँ पे सूरज कुछ अलग है, उसका तो मेन रीज़न तो यही है, एक रीज़न ये है डिजर्ट एरिया में ना बहुत गर्मी लगना, तो यही। और रात में ठंडी लगती है, रात में वहाँ पे काफ़ी कोल्ड हो जाता है। क्यों रात में कोल्ड हो जाता है भाई, सूरज सनसेट हो गया, तो जितनी रेत गर्म थी ना, जितनी जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी क्या हो गई, ठंडी हो गई, रात में ठंडी बढ़ गई। तो ये भी और भी एक दो रीज़न है, बट फिलहाल आपको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ओके। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, कितनी हीट एनर्जी गई अपॉन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगी, एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक सेल्सियस बढ़ाने के लिए या एक केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी हमें लगी उस बॉडी के लिए, उसी को उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। किसी को ज़्यादा देना पड़ता है, हीट जल्दी हो ही नहीं रहा है गर्म, जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है किसी को हीट, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट बहुत ज़्यादा लग रही है। उस बॉडी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो ज़्यादा हीट कैपेसिटी हो जाएगा,
ज़्यादा आ जाएगा ना आंसर ज़्यादा। अरे भाई एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एनर्जी या हीट हमने दी अपॉन टेम्परेचर, या टेम्परेचर ले लो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज, ओके। तो पर 1 केल्विन आप ले सकते हो, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। अब किसी बॉडी को 100 जूल लग गया एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर या केल्विन या सेल्सियस जो भी ले रहे हो आप, 1 केल्विन ले लो। 1 केल्विन तो मत लो क्योंकि केल्विन तो स्टार्ट अप 273 से होता है, अब 1 सेल्सियस ही ले लो फिलहाल, ठीक है ना। तो 1 सेल्सियस बढ़ाने में हमें 100 जूल लग गया किसी बॉडी को, और किसी बॉडी को हमें 20 जूल ही लग गया, 20 जूल में ही वो 1 सेल्सियस बढ़ गया, उसका 1 डिग्री बढ़ गया। तो किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी? इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। 1 डिवाइड में 100 तो 100 डिवाइड में 1 तो 100 ही आ गया यहाँ पर तो 20, यहाँ 20 जूल पर सेल्सियस है, यहाँ पे 100 जूल पर सेल्सियस है ना। तो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा, हमें इसको ज़्यादा दे सकते हैं, गर्म में ज़्यादा हमें गैस चलानी पड़ रही है, हमें ज़्यादा गैस चलानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी हीट कैपेसिटी होती है, ठीक। अब यही हीट कैपेसिटी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, अलग अलग मैटर या मटेरियल, उसमें हीट कैपेसिटी उनकी अलग अलग होती है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आ गया आपका बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला आ गया, कितनी हीट लगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये आपका फॉर्मूला है CM डेल्टा T। देख लो देख लो देख लो, क्यों, मतलब हीट, तुमने कितनी एनर्जी दी, तुमने कितनी एनर्जी दी, तुमने कुछ मास लिया, मास कुछ किलोग्राम वजन, कुछ किलोग्राम वाटर लिया, इनटू तुम्हारा स्पेसिफिक CM डेल्टा T लो। हाँ, C वो जो तुम गर्म कर रहे हो उस बॉडी को, पानी को गर्म कर रहे हो, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अपनी कैपेसिटी होगी, ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा तुम्हारी हीट चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझो तो लॉजिक, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, मास ज़्यादा हीट तुम्हें देना पड़ेगा, सीधी बात है। तुम थोड़ा सा पानी गर्म करो, तुम ज़्यादा पानी, तो कहाँ पे गैस ज़्यादा जलानी पड़ेगी, ज़्यादा पानी के लिए मास ज़्यादा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है तो कम हीट यूज होगी, जल्दी ही गर्म हो जाएगा वो बॉडी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनटू डेल्टा T, कितना टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, कितना टेम्परेचर, डेल्टा T है, माइनस प्लस मत करना, डेल्टा T तो टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो, केल्विन ले लो, केल्विन सेल्सियस में दिया सकते हैं, ठीक है, केल्विन में लो, ठीक है ना, समझिए। तो मास 10 किलो पानी लिया तुमने, अच्छा, उसकी क्या, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलो ठीक है, ये भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गैस तुम्हें दिमाग में लग रहा है यार, गैस बहुत ज़्यादा जाने वाली है, C में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इनटू डेल्टा T, कितना तक जाना है तुम्हें, सेल्सियस ले जाना है पानी, तुम्हें ले जाना 90 सेल्सियस तक के पानी गर्म करना है, ओहो 90 सेल्सियस तक के, तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया, अरे भाई बड़ी हीट लगने वाली है इसमें, तो बड़ी एनर्जी लगने वाली है, हमें 90 सेल्सियस पानी, मतलब 10 सेल्सियस पानी था, 10 से हमें 90 में जाना है, 80 सेल्सियस, बाई डिफ़ॉल्ट वाटर कितने में था, 10 में था, हमें करना है 90, हमें करना है 90, यानी 80 का फर्क आ रहा है, 80 सेल्सियस और गर्म करना है, और गेन करना है, और टेम्परेचर बढ़ाना है, 80 लिखेंगे यहाँ पर फिर, अगर 10 पहले से है तो, और 90 करना है तो 10 से 90 जाना, मतलब 80 डिग्री बढ़ाना है पानी, इसलिए सेल्सियस दे रहा हूँ कि सेल्सियस थोड़ा फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि 100 सेल्सियस में पानी बॉयल हो जाता है ना, बात समझ में आ गई। तो इतनी सारी तुम्हें हीट लगेगी, इतनी देर, या ठीक है टाइम भी आएगा कि कितना टाइम लगेगा, कितना पावर क्या है वो भी आएगा आगे, तो ये याद रखना है क्या, MC डेल्टा T, M फॉर मास, C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा T फॉर टेम्परेचर। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, फौरन आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि तुमने वाटर गर्म करना है, कितना 20 kg, चलो ओके, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने ले ली, क्वेश्चन में दी रहती है वैसे, ठीक है, फिर भी मैं स्टैंडर्ड लेना चाह रहा हूँ।
दिए क्या 4200 जूल, ठीक है। यहाँ पे दिए देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेच टेम्परेचर दिस स्पेरिकल वाटर, हाँ 4000 जूल, 4200 जूल, 4200 जूल। अब देखो जूल है, अब यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हो तुम लोग, कैसे देख लो, सी है ना, कैसे आगे यूनिट लिखे हैं इसकी, जैसे यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, सी को यहीं रखो, मास नीचे जाएगा टेम्परेचर भी नीचे जाएगा, मास नीचे जाएगा टेम्परेचर भी नीचे जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, अरे भाई देख लो, सी इज इक्वल टू हमने क्या किया, यहाँ तो क्यू था, मास नीचे डिवाइड में आएगा, डेल्टा टी भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं निकाल रहा हूँ इसकी यूनिट निकालना, तो ये हो गया मास, ये हो गया डेल्टा टी। क्यू मतलब व्हाट, हीट, क्यू क्या है, हीट है, हीट मतलब जूल, जूल आ गया किलोग्राम, और डेल्टा टी तुमने सेल्सियस में ले लिया। चलो ठीक है, समझ गए ना, क्यू के लिए जूल, मास के लिए किलोग्राम, डेल्टा टी तुम्हारा क्या हो गया, सेल्सियस ले लो या फिर केल्विन ले लो, चलो केल्विन ले लिया जाए, तो यही यूनिट आ गई, देखो जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। तो यूनिट आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये हो गया वाटर की। और तुम्हें कितना टेम्परेचर राइज करना है, तुम्हें टेम्परेचर राइज करना है, मैं डायरेक्ट डेल्टा टी कर रहा हूँ, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, समझो तुम्हें है ना करना है 90 तक करना है, 90 डिग्री, ओके, और दिया हुआ है 10 में, दिया हुआ है 10 में, तो 90 माइनस 10 तुम्हें 80 प्लस करना है, तुम्हें 80 ज़्यादा करना है ना, 80 डिग्री तुम्हें ज़्यादा करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, 10 सेल्सियस से 50 सेल्सियस, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला मार देंगे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद रहेगा, बहुत इजी, एम सी डेल्टा टी बोलना भी इजी लग रहा है ना। तो 20 सी कितना दिया हुआ है, 4200 दिया हुआ है, और डेल्टा टी मतलब हमें वाटर जो था मेरा 10 डिग्री सेल्सियस था, हमें करना है कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, तो 80, डेल्टा टी कितना हो, दोनों के बीच का गैप, ये हो गया 80, ठीक है। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा क्या आ जाएगा, उतनी तुम्हें हीट, तुम्हें गैस उतनी देनी पड़ रही, इतनी गैस तुम्हें चलानी पड़ रही, या इतनी हीट देनी पड़ रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, कहीं से भी एनर्जी हो, है ना। इलेक्ट्रिक भी तो एनर्जी है ना, हम लोग देखो गीजर पानी गर्म करते कि नहीं करते। तो अब हाँ, अब ये देख रहे ना, एम सी डेल्टा टी का आंसर किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, आंसर कितना आएगा, जूल में आएगा। तो जूल के कोई भी फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, करंट के फॉर्मूले भी कर सकते हो रिलेट, I²RT, जैसे करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी जूल में थी कि नहीं थी, इसका फॉर्मूला हमने क्या बोला था, वर्क का फॉर्मूला I²RT, तो I²RT इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी भी कर सकते हो, ले तुम गीजर से पानी गर्म कर रहे हो, तुमने यहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर के लिए याद रखना, या टाइम के लिए, ये किसके लिए, टाइम के लिए, तुमने कितनी देर गीजर ऑन किया, कितने इलेक्ट्रॉन खर्चा हुए, कितना रेजिस्टेंस था उसमें, या फिर तुम्हें निकालना है करंट, कि तुमने कितना करंट दिया पानी को, इतने पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है ना, इतने पानी गर्म करने के लिए तुमने कितना, जैसे यहाँ पे कितना क्यू लग रहा है, तो क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू I²RT, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है, ठीक है ना, वो आप देख लेना इलेक्ट्रिक का। तो ऐसे भी इक्वेट करा सकते हो, क्योंकि ये भी जूल है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। पूछ ले भाई तुमने कितना करंट दिया, यहाँ पर कितनी गैस तुमने दी, यहाँ पे कितना करंट दिया, तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हें टाइम दिया हुआ है, तुमने 150 सेकेंड पानी गीजर चालू करके रखा है, बाकी पानी जो गर्म करना है बॉडी का दिया ही हुआ है मास, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सी दी हुई है, डेल्टा टी तुम्हें मालूम है, R² को नीचे डिवाइड में लगा देना, आकर लो निकाल लिया, आई कितना करंट तुम्हारे लग गया, कितने चार्जेस लग गए तुम्हारे, इसी तरह पावर से भी रिलेट कर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तो चीज़ों को फिर आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, एक ऐसे मतलब एक कॉम्बिनेशन में देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ कितनी जगह हम फिजिक्स में एनर्जी जूल पढ़ते हैं, कितनी जगह पढ़ते हैं,
कितना ज़बरदस्त टॉपिक है ना। जैसे के ई का देखो, के इज इक्वल टू वॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। कोई चीज़ है, तुमने ज़ोर से पटकी ज़मीन में, ज़ोर से एक वेलोसिटी में, एक काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी किस में कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होगी, वो हीट में कन्वर्ट होगी, तो वो भी क्यू हो गया। उसका भी रिलेशन इधर से दे सकते हो तुम एम सी डेल्टा टी से, मतलब हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी भी आ सकता है। डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, तुम दोनों के इक्वेट करा सकते हो। तुम हो सकता है यहाँ पर तुम्हें हीट पूछ ले या वेलोसिटी पूछ ले या टेम्परेचर कितना राइज हुआ, तुमने इस स्पीड में फेंका कोई चीज़ ज़मीन में, तो बताओ उसमें कितना एनर्जी, कितना टेम्परेचर राइज हुआ, कितनी हीट जनरेट हुई। तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो तुम क्वेश्चन को। तो जो भी तुम चैप्टर पढ़ते हो फिर एक साथ तुम उसको कंबाइन किया करो, उसका कॉम्बिनेशन एज ए कॉम्बिनेशन देखा करो। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखो, जूल क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ये सब मजबूत रखो, सारे फॉर्मूले पक्के रखो। एनर्जी के सारे फॉर्मूले पक्के रखने हैं तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एफ इंटू डी है ना, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी वर्क है, वो भी जूल में होता है। सब एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हो क्योंकि दोनों सभी जूल है। इसका इक्वेट मार सकते हो, इसका इक्वेशन कर सकते हो, जैसे इन्फॉर्मेशन दे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ठीक है, एक बेसिक मैंने क्वेश्चन करा दिया है और जब न्यूमेरिकल आएंगे तो करेंगे हम लोग। यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, देखो हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, कितनी हीट हमने दी अपॉन राइज इन टेम्परेचर, 1 केल्विन बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, उस पर कितनी हीट लगी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक में जाएंगे तो स्पेसिफिक मतलब उस मटेरियल से रिलेटेड हो गया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो मास आ जाएगा। बाकी चीज़ें तो हैं ही, हीट कैपेसिटी, बाकी दोनों चीज़ें आ गई। क्या दोनों चीज़ें आ गई, कितनी हीट दे रहे हैं पर केल्विन या पर जो भी एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दे रहे हैं, ये तो पहले आ चुका है ना। देखो ना यहाँ पर, यहाँ आ ही चुका है दोनों चीज़ हीट कैपेसिटी में, ये दो चीज़ तो इन्वॉल्व कर ही दी। अब वर्ड हो गया यूज स्पेसिफिक, मतलब उस बॉडी का मास भी है क्या, हाँ उस बॉडी का मास को भी हमें अब नज़र में रखना है, तो अपॉन मास कर दिया, पर ग्राम या पर किलोग्राम कितनी उसकी हीट कैपेसिटी है, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले को हमने ब्रेक कर लिया, इस फॉर्मूले को हमने ब्रेक कर लिया, क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला था ना, हीट अपॉन किसका, हीट कैपेसिटी का। ये देखो हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्या, क्यू, ये डेल्टा टी, क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो मास एक ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी तो था ही, यहाँ पे हमने मास भी ऐड कर दिया, जिससे कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट करते रहो, जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ पेन कॉपी लेके बैठना, फॉर्मूले नोट करते हुए जाना है, ये सब काम आने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ सब्सटेंस की दी हुई है, इसी का आइडिया तुम्हें हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि यार किसकी क्या है। ठीक है, जैसे लेड हो गया, लेड की 130 है, मर्क्यूरी की 139 है, देखो वाटर 4180 है, इसका मतलब लेड मर्क्यूरी को बहुत जल्दी हम लोग गर्म कर सकते हैं, है ना। कॉपर देख लो, कॉपर देखो 399 है, कॉपर और वाटरी मतलब कॉपर का थोड़ा कंपेयर, कॉपर इसलिए क्योंकि हम लोग है ना अक्सर जो हीट के एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कॉपर पे करते हैं, कॉपर के बर्तन पे। हम लोग जो घर में पहले ज़माने में पानी है ना कॉपर के ग्लास में पिया जाता था, कॉपर में रखते थे गर्मियों में अक्सर, या ठंड गर्मी में मतलब घर के अंदर, ठीक है ना। तो वो कॉपर में, और इसके अलावा कॉपर में एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं हीट के लिए। किसी बॉडी में अगर किसी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हीट से रिलेटेड, हम चाहते हैं कि हीट और बर्बाद ना हो, गिलास में या किसी और एल्युमिनियम के बर्तन में रख के, एल्युमिनियम बर्तन फिर हीट बर्बाद जाएगी ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पानी गर्म करना, हमें देखना है पानी का बिहेवियर या किसी केमिकल का बिहेवियर, तो हम ऐसा देखेंगे यार कॉपर पानी या कोई केमिकल तुम्हें किसी बर्तन में रखना पड़ेगा, तो हम क्या सोचें यार बर्तन ऐसा ले कि उस बर्तन में हीट मेरी बर्बाद ना जाए। हम समझ लो मेरी बात, उस बर्तन में जिसे हम गर्म करेंगे उस वेसल में रख कर उस केमिकल को, तो हम क्या चाहेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट कहाँ पहुँच जाए, मेरे उस केमिकल में पहुँचे, जिससे सही बिहेवियर हमें मालूम पड़ जाए। अब वो बर्तन ही आधी हीट खा जाएगा तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाए, एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत होगी हमें। तो इसीलिए अक्सर कॉपर के बर्तन में यूज़ किया जाता है, कॉपर का बर्तन यूज़ किया जाता है केमिकल या कुछ इस तरह हीट से रिलेटेड, कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा हीट बर्बाद नहीं करता है। जल्दी से गर्म हो जाएगा, तुम्हारा जो केमिकल होगा उसमें हीट पहुंच जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। समझिए, वाटर की 4180 क्या, जूल किलोग्राम पर केल्विन, याद रखना, ठीक है ना, जूल पर किलोग्राम केल्विन, ऐसे बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो किलोग्राम -1 के -1 जूल के अपॉन में ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल अपॉन किलोग्राम। अब -1 ना लगाना, मैंने अपॉन लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, केल्विन इंटू केल्विन। फिर ये हम ऊपर लेकर आ गए तो पावर इनकी माइनस में दिखा दिया, -1 में दिखा दिया, डिवाइड में ना, मैंने अभी बताया बेटा क्यों ऐसा है स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। तो कैलोरी मीटर के लिए हम लोग मोस्टली कॉपर का बर्तन यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है ना, मोस्टली, जिससे कि हीट, देखो कॉपर है ना, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों गुड कंडक्टर हीट है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाएगा। हमने जो भी गर्म करना है बॉडी को, अंदर जो भी केमिकल या कुछ भी रखा हुआ है उस पर हीट जल्दी पहुंच जाएगी, गुड कंडक्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। हमने गैस चालू की, बताया बर्तन ही गर्म हो रहा है, पहले आधी गैस खर्चा हो गई हमारी, तो वो जो सब्सटेंस जो बॉडी है उसको गर्म करने में कितना टाइम लगे मालूम नहीं पड़ पाएगा हमें, सही, टाइम अलग बर्बाद, एनर्जी बर्बाद। तो कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं। और एक और अच्छा सेंटेंस लिखा है, टू अवॉइड हीट लॉस बाई कंडक्शन के लिए कोई टेंशन नहीं है, चलो, इट कवर वुडन, देखो इट कवर वुडन लीड टू अवॉइड हीट लॉस बाई कन्वेक्शन, है ना, हवा में हीट बर्बाद ना हो तो कन्वेक्शन में, नॉट इन हवा। देखो ओके, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। तो कॉपर हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, so the heat capacity of calorimeter is low and the amount of heat energy taken by calorimeter from the content जो भी हमने डाला है to acquire its temperature is very small, ठीक है। the outer and inner surface of vessel are polished so reduce the loss of heat due to radiation, है ना, कि एयर में ज़्यादा खराब ना हो हीट बाई रेडिएशन होता है ना, वैक्यूम रेडिएशन तो तुम्हारा वैक्यूम में भी काम करेगा, ठीक है ना। रेडिएशन तो मालूम है ना, रेडिएशन मतलब हीट का ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, ये हो गया तुम्हारा रेडिएशन, ठीक है ना। तुम्हें एयर भी एक मीडियम हो जाता है। हम लोग देखो आग जलाते हैं ना और दूर से देखो हाथ सेकते हैं, कैसे आती है हीट हमारे पास, आप लोग से एयर के थ्रू, एयर तो रहती नहीं, एयर वहाँ गर्म होकर ऊपर चली जाती है, उस एरिया में एयर तो ऊपर ही चली जाएगी, एयर के थ्रू नहीं आ रही हीट, जो दूर से हम हाथ ताप रहे हैं एयर के थ्रू नहीं आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो जाती है, सन से मतलब तो वो तो रेडिएशन ही तो है, वो एटमॉस्फेयर तो बाद में आया ना, पहले वैक्यूम से आ रहा है तो रेडिएशन हो गया, ठीक है। आगे तो क्या लिखा था, स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड जैकेट इज फिल्ड विद सम पुअर कंडक्टर सच एज वूल, कॉटन टू अवॉइड द हीट लॉस बाई कंडक्शन, कंडक्शन से भी हीट न लॉस हो, कंडक्शन मतलब फिजिकली हीट ट्रांसफर होना। इट कवर्ड विद द वुडन लिड टू अवॉइड हीट लॉस बाई कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से हीट, कन्वेक्शन मतलब समझ गया ना, जैसे जैसे हमने बर्तन रखा है ना, बर्तन तो पहले क्या होगा, हीट उस बर्तन में जाएगा, उस बर्तन से फिर उस समझो वाटर रहेगा, वाटर गर्म कर तो वाटर में जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और रेडिएशन तो कुछ चाहिए नहीं मिलेगा, कंडक्शन में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होगी, वो कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है।